शरीफ बहुत खतरनाक आदमी है। अगर किसी को वायरस देखना है तो साक्षात उसको देखो। वैसा ही रूप रेखा होता है, वैसा ही शांत स्वभाव का होता है, एकदम वैसा ही गद गिरेले रहेगा, है न। अब बाकी जखनी ओकरा असर दिखावे रहेगा तखनी पूरा खतरनाक असर दिखे, तो पूरा खतरनाक आदमी है वो। चलो ध्यान देना, आज हम लोग सर ट्रिगोनोमेट्री को समाप्त किए थे, है ना। और आज हम तुम लोगों को बोले थे कि हम तुम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत आसान करने जा रहे हैं। सच मानो में हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है। कोई बच्चा 10th में पढ़ करके आया होगा, कोई बच्चा 12th में पढ़ करके आएगा, तो 12th वाला कहेगा कि नहीं हम तो नहीं पढ़ करके आए हैं, लेकिन 10th में पढ़ करके आया होगा। बोलो यस या नो सर। आप छोटी छोटी देखो, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बतौलेबाजी करना। हम बतौलेबाजी के खिलाफ बहुत है। एकदम जहां से क्वेश्चन बनेगा सीधा टू दी पॉइंट वहीं बात करना है सर। बात समझ में आया? ये नहीं कि सर तामझाम का है, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का नहीं है, सीधा सीधी क्या बनाने का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान रखना कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10th में कितना लंबा लंबा क्वेश्चन हम लोग बनाया करते थे, याद है? माना कि फलना की ऊंचाई x तो फलना से फलना की दूरी y, कितना तामझाम हुआ करता था। यस या नो सर? अब तुम लोगों को इस तामझाम से आज के बाद निजात। तो सर हाइट एंड डिस्टेंस भी जैसे ट्रिगोनोमेट्री एक लाइन में हल किए वैसे हल हो सकता है। यस, उसमें तो कलम भी लगाने की जरूरत पड़ी, इसमें कलम भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा। तो दरअसल होगा कैसे सर, तो तुम बात को समझ लेना। और एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से, अब एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 10वां में जैसे 5 नंबर के पूछता था वैसे तो यहाँ 5 नंबर के पूछता हो। चाहे क्वेश्चन एक खचिया रहो चाहे एक बित्ता के रहो, एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा सर। बोलो यस या नो सर? तो ध्यान रखना और बहुत पेशेंस रखने के साथ इस चैप्टर को ध्यान देना है कि सर 10वां का कुल कसर जो तनी मनी बच गया होगा उसको यहां निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात क्लियर करना, हाइट का मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी। हाइट बोले तो ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब, हाइट बोले तो ऊंचाई और डिस्टेंस बोले तो दूरी। मतलब सर एक बात याद रखो कि अगर ये आपके पास हाइट दिया गया है, ये क्या दिया गया है सर? तो ऊंचाई, बात को समझना। और ये वाला बात दिया गया है दूरी। मान लो कि सर यहां पर एक आदमी है, यहां पर क्या है सर? एक आदमी। और यहां पर एक वस्तु रखा गया है, यहां पर क्या रखा गया है? तो जाहिर सी बात है कि आदमी देखेगा वस्तु को कि वस्तुएं देख लेगा आदमी को? आदमी देखेगा वस्तु को। तो देखो, तो ये जब नीचे से ऊपर देखेगा तो इसके आंखों पर ये जो कोण बना, इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन कौन बोलेंगे? उन्नयन कोण। यानी वैसा कोण जो नीचे से कहां देखा जाए? ऊपर। उस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? ये सब हम क्या कर रहे हैं? बतौलेबाजी। ये सब क्या कर रहे हैं हम? ये सब चीजों से कुछ होने जाने नहीं है, ये सब चीजों से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। लेकिन शुरू किए हैं तो श्री गणेश करके ना करेंगे। शुरू करने का मतलब श्री गणेश करना, कुछ भी हो। तुम करती है श्री गणेश? ऑफिस आती है काम करने से पहले श्री गणेश करती है? इसीलिए सब सिस्टम खराब हो पड़ल है। हाँ, हम पता है 3-4 दिन पूरा मूड किचुअल था, 3-4 दिन अगरबत्ती उगरबत्ती कुछ नहीं जलाएंगे, कुछ पूजा पूजा पाठ ना हो। तो अभी हमारा से अभी हम ही हो संकट में भैया, ठीक है। और अभी हम संकट में ही हो, मतलब हम मेहनत करेंगे तभी हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा, वरना कोई साक्षात भगवान नहीं आए। क्या हाल है बंदे? ऐसा नहीं पूछने आएंगे भगवान कभी ने, क्या हाल चाल है, और जहना पूछ ले को तहना तो सब समस्या दूर का है। कि तुम भगवान को याद करते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान याद कर लिए बहुत बुरी बात है। जहना भगवान याद कर ले तुम तहना तोरा बुढ़िया बिस्तर बांध के निकल जाए पड़तो कि चलियो भैया श्री राम नाम सत्य हो गलो, अब भगवान याद कर ले तुम हमरा। इसलिए सच बता रहे हैं, हम भगवान को ज़्यादा याद नहीं करते हैं। डर है इस बात का कहीं भगवान हमको याद कर लिया तब दिक्कत है। जैसे रोज किसी को याद करो तुम तो एक आध दिन ओकरो याद आ जाएगा कि अरे फलानवा आदमी हमको रोज याद करता है, हम निठोठ आदमी एक को दिन याद नहीं करते हैं, याद कर लेते हैं, आज फोन कर लेते हैं। कहीं बात भगवान सोच लिए बाबू तो सारा धारा का धारा रह जाएगा यहाँ ऐसी की वैसी। इसलिए भगवान को ज्यादा याद नहीं करने का है। गलती से भी याद कर लिए दिक्कत में पड़ जाएगा पूरा साम्राज्य तोड़, ठीक ना। चलो ध्यान देना, उन्नयन कोण किसका बात कर रहे हैं? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन कौन कहलाएगा? लेकिन अब देखो इस बात को उलट दो, ये वाला हाइट है सर, है ना। तो ये कोई जरूरी है कि आदमी नीचे ही रहे? कभी कभी आदमी चढ़ जाता है ऊपरे भी, है ना। ए भैया उतारो वो, अब कैसे? कभी कभी ऐसा फेरा में फंसे हो तुम लोग कि पेड़ उड़ पर चढ़ गया, चढ़े के बाद उतार ही नहीं सक रहे हैं। ऐसा होता है ना। एक तो हमरो साथ हो गया ऐसे, पेड़ पर तो चढ़ गए, चढ़े बजी चढ़ गए और उतरे बजी पत्ते नहीं चल रहा है, आधे में आके लटक गए कि यहाँ के बाद कोची पकड़ के नीचे जिए। नीचे से दोस्तों
तो आदमी के साथ ना चढ़े बजी तो में चढ़ जाता है, उतरे बजी दिक्कत हो जाता है। कभी कभी तू लोग भी फंसी होगी उस दिक्कत में, ये उतर वो कैसे पप्पा, कभी इन्हें घूर के जा रहे हैं, कभी इन्हें घूर के आ रहे हैं, उतर नहीं सक रहे हैं, दिक्कत हो जाता है। चलो ध्यान देना, अगर अगर आदमी को चढ़ा दो ऊपर, आदमी को चढ़ा दो कहाँ, और एक वस्तु रख दो कहाँ सर, नीचे, अबर आदमी कहाँ चला गया, वस्तु कहाँ है। अबर जब हम देखेंगे तो ऊपर से कहाँ देखेंगे, ऊपर से कहाँ देखेंगे, तो जब ऊपर से देखेंगे नीचे तो इसके आंखों पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा। कहां पर बनेगा सर, तो यहां पर बनेगा। कहां पर बनेगा सर, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कौन कौन बोलते हैं, अवनमन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे सर, तो अवनमन कोण। यानी सर जब नीचे से ऊपर देखा जाए तो जो प्रक्षेपक के आंखों पर कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे देखा जाए तब क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और ये दोनों कोणों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है सर, तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। क्या होता है सर, उन्नयन कोण बराबर, ये दोनों बात को याद रखना सर, कि जितना उन्नयन कोण का मान होगा, क्या कह रहे हैं सर, जितना उन्नयन कोण होगा उतना ही किस कोण का मान होगा, अवनमन कोण। उतना ही किस कोण का मान होगा, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान आपस में क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये बातों को याद रखना है सर। जैसे जस्ट एग्जांपल यहां सोचो, अगर अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है बाबू, तो बताओ उन्नयन कोण भी कितना डिग्री बनेगा, बात सहमत है। अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है तब अवनमन कोण भी कितना डिग्री बनेगा, क्लियर है। तो याद रखना है कि सर उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच का रिलेशन क्या होता है सर, तो बराबर का होता है, कि जितना उन्नयन कोण होगा उतना ही। अब एक बात बताओ सर, कि ये भी ट्रायंगल खींचे हैं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल खींचे हैं तो ये भी क्या है, एक पॉइंट और एक बात पे ध्यान देते जाना। यकीन मानना कि जितना बड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा कहीं कलम नहीं लगाने देंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में कलम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मार लेंगे सर। कैसे, अभी हम बताते हैं। बताओ ये उन्नयन और अवनमन समझ में आया, कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या कहलाएगा, और ये दोनों कोण का मान आपस में क्या होता है, यानी जितना उन्नयन कोण का मान होगा उतना ही अवनमन कोण का मान होगा। बोलो बात क्लियर है सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जितना फिगर बनेगा सब के सब किस पर बनेगा सर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बनेगा। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल पर बनेगा, चला तो तुम थोड़ा सा यहां से सोचो, कि ये मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत इत्मीनान से सोचने का है, और यहीं से तुम्हारा कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। 10वां में पढ़ाते थे तो देख फार्मूला, देख फार्मूला, देख फार्मूला, होमा से निकाल के ले है तो देख कॉन्सेप्ट, देख कॉन्सेप्ट, देख कॉन्सेप्ट, है ना। तो वहां फार्मूले से काम चलाना था, यहाँ कॉन्सेप्ट से काम चलाना है सर। काहे कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है ना। थोड़ा सा केयर करना बाबू। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल। ये क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक कोण कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, इसीलिए ये कोण कैसा कोण कहलाया, समकोण। ये कोण कैसा कोण कहलाया। अब बताओ बाबू कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसमें से ये अकेला कितना डिग्री हो गया, यानी एक बात तय हो गया सर कि ये दोनों कोणों का जोड़ जो होगा वो कितना डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो बताओ बाबू ये वाला भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तब ना 45 और 45 और 90, 45 और 45 और 90, 100। बोलो बात क्लियर है सर। तो अगर एक समकोण त्रिभुज में चला जाए तो कोण बना, क्या बना, कैसा कोण बना, तो कहेंगे एक कोण अगर 45 डिग्री का बना सर तो दूसरा कोण भी कितना डिग्री का बना, 45 डिग्री का, तब तीसरा अपने आप कितना डिनोट कर रहा है, 90 डिग्री का। बोलो बात हो गया क्लियर, कि एक 45 तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक 45 तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक 45 तो दूसरा क्या हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। और आज के बाद इस बात को गांठ बांध करके एकदम याद कर लेना है कि सर हमको आज कुछ सिखाए हैं। क्या गांठ बांध करके याद कर लेना है कि अगर एंगल यहां पर 45 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला एक होगा, 45 के सामने वाला, ए मास्टर यहां भी 45 है, 45 के सामने वाला भुजा कितना होगा। अब बताओ ये एक हो गया, ये एक हो गया बाबू, तो 90 के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, √2। क्या ये बात याद रहेगा सर, बोलो याद रहेगा सर। इसी रेशियो में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्या बात करते हैं सर। अभी हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, और भरोसा और चेहरा पर मुस्कान आ जाएगा कि यस सर ये पॉसिबल है सर। कैसे है सर, तो 45 कितना, 90। हम बोल के आए 45 के सामने, तो आप फूक दियो, 45 के सामने कितना होगा, एक, तो 45 के सामने कितना होगा, एक, तब 90 के सामने कितना होगा, √2। बोलो ये रेशियो याद रखेंगे सर,
बोलो याद रखेंगे सर। लेकिन एक बात बताओ कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है सर, तो ई वाला 90 है तो ई वाला 30, तो ई वाला 60 भी तो हो सकता है। 60 और 30, 90 और 90 180। बोलो हो सकता है सर? कर लो ना बाबू, हम कहाँ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तुम उस पे भी बात कर लो ताकि कोई डॉट से तुम वंचित ना रह जाओ। बताओ बाबू कि अगर ये वाला 90 डिग्री बन रहा है बाबू, तो बताओ बाबू कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? तो बताओ बाबू कि ये 90 हो गया, तो ऐसा सोच सकते हैं हम कि ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ई कितना रखना पड़ेगा, ये अपने आप कितना डिग्री हो जाएगा। तो याद रखो, अगर जब दूसरा ट्रायंगल खींचे सर, तो एक कोण कितना डिग्री बना? 30 डिग्री। तो दूसरा कितना बना? 60 डिग्री। तब तीसरा कितना बना? 90 डिग्री। याद रखना 30 के सामने 1 होता है। 30 के सामने क्या होता है? 30 यहां पर बन रहा है, 30 के सामने वाला भुजा का मान कितना होगा? 60 के सामने वाला भुजा का मान क्या होता है? √3। तब 90 के सामने वाला भुजा का मान क्या हो जाएगा? 2। √3 का स्क्वायर सिंगल 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा। 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3, तब 90 के सामने 2, तब 90 के सामने 2। बोलो क्या बातों से मेरी सहमत हो बाबू? ये 2 रेशियो याद रहेगा। 45 45, 1 1 √2, 30 60, 1 रेशियो √3 रेशियो 2, 1 रेशियो √3 रेशियो 2। अरे बोलो 1 रेशियो √3 रेशियो 2, और यहां क्या हुआ? 1 1 √2। ये दोनों रेशियो याद रहेगा सर। बस ये दोनों रेशियो उतारो, देखो हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे चट मांगनी पट बिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पॉलिटेक्निक का एक के ये क्वेश्चनवा सॉल्व कर देंगे बाबू। हमारी मम्मी कभी कभी देखती है ना वीडियो, ये तो कहती है कि अरे बेटा तुम इतना पढ़ाता है, तुम पढ़ा कब है? विश्वास नहीं होता है कि तुम पढ़ा कब है। ये मम्मी ऐसे काहे बोलती हो? अरे पढ़े लिखे हैं तभी यहाँ खड़ा है, फ्री में थोड़ू खड़े हैं, है ने? एगो हमारे बगल में भतीजा है, और वो भतीजा बहुत बदमाश है, और पढ़ता लिखता बेचारा सही है। वो भी छोटे हुए है और पूरा जबरदस्त मैथ पढ़ाता कर रहे हैं, जबरदस्त मैथ पढ़ता है। उसको सब फार्मूला लगभग याद है, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यू, और जखनी न तखनी भुनुर भुनुर करते रहेगा। सब बगल वाला क्लेम कर दिया कि आरिफ सर के लड़का है। अब नाम तो नहीं लेंगे। अब मानी कि कोई लड़का बगल में मैथ बढ़िया से पढ़े लगेगा तो लड़का हमर है, ये कौन मतलब हो गया? बोलो ठीक है। ये सब रिश्तों बात कटवा देगा, रिश्तों बात नहीं हुए देगा क्योंकि तो सर का लड़का दूगो पहले से है। अब इसमें मेरा क्या गलती है? अब कोई मैथ बढ़िया से पढ़ रहा है तो ठीक है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो बगल में भतीजा है भतीजी है, वो सब मैथ बढ़िया से पढ़ लेगा, तो कहा हमरे बाल बच्चा है वो सब? अब जेकर बाल बच्चा है ओकरा नींद भोड़ निकलता तब कतल के हमर बाल बच्चा है, ऐसा तो नहीं बोलो ठीक है। बताओ ये दोनों रेशियो याद रहेगा। हम क्या बोले सर? 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो 90 के सामने बताओ 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने। बोलो बात याद रहेगा सर? बोलो बात याद रहेगा। ये 2 रेशियो पर बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने, हम पहले बात को समझना, जैसे मान लो बाबू कि हम कहें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो बात क्लियर है सर? इसको हम मान लेते हैं मीनार है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई 40 मीटर। कितना मीटर? कितना मीटर दिया गया है? हम आपसे पूछते हैं बाबू कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी बताओ कि कितना होगा, तो तुम कहोगे कि सर नाम दे दीजिए ABC, जबकि यहां पर कौन बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो तुम 10वां में क्या करते थे? बात को समझना एकदम, देखो बहुत इत्मीनान से। कोनवा बने तो इथिया, इसके सामने बनेगा ये वाला P और ये वाला B। P का मान दे दिया और B का मान। P और B किस में होता है? अरे P और B किस में होता है? P और B tan में होता है। मतलब हम क्या लगाते थे? tan 30 डिग्री बराबर P का मान 40 और B का मान निकालना है सर। अरे B का मान tan 30 का मान 1/√3 बराबर 40 बटे वाट, इसी का ना मान निकालना है। वाट एकम आज पता चला, ठीक है। और 40 में √3 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 40√3। ये डिस्टेंस कितना निकल गया बाबू? 40√3। बोलो बात तो सही है सर?
यहां तक तो बात सही है सर। अब देखो आप अभी बोल रहे थे सर कि इस सब ताम झाम से तुमको क्या कर देंगे, दूर। तो हम वही तो कह रहे हैं बाबू को, तुमको ये सब ताम झाम से क्या कर देंगे, दूर। अब बात को मेरा समझना कि सर इस क्वेश्चन को सर यूनिक तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, एक लाइन में कैसे आंसर पर लगाया जा सकता है। अभी तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उठाए हैं ना। सोचो यहां पर एंगल कितना बन रहा, इस पे तो कोई शक नहीं है सर कि ये 90 होगा। अरे बोलो, और एक 30 दे दिया गया है, तो बताओ ये कितना होगा। दिमाग काम कर गया ना कि जब ये 30 पहले से दे रखा है सर, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तब ना 60 और 30 90 और 90 100। क्लियर। आइए और मेरे साथ सोचिए कि सर अभी आप बोल करके आए कि 30 के सामने कितना, एक, तो 60 के सामने कितना, तब 90 के सामने कितना, यही बात ना बता करके आए। तुमको डिस्टेंस इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका। सोचो 1 रुपया का मान कितना है, 40, तो √3 का मान कितना होगा, 40 √3। और यही तो आंसर है मेरे बाबू। अगर इसका डिस्टेंस पूछता तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो बताओ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। अरे बोलो बाबू कि क्लियर हो गया ना, पी का ठिकाना ना बी का ठिकाना ना थीटा का ठिकाना ना टेन का ठिकाना ना साइन का ठिकाना, किसी का कोई मतलब नहीं है सर। केवल 2 रेशियो को पकड़ना है और खटक से आंसर हल कर लेना है। बोलो बात क्लियर है सर। जैसे अभी देखो ये तो एग्जाम्पल नंबर पहला था सर, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो। अगर मान लो कि हम कह दें बाबू कि ये 30 डिग्री दिया गया है, कितना डिग्री दिया गया है, और इसका मान दिया गया है 50 √3 मीटर। कितना मीटर, हम कहते हैं बाबू कि आप इसका मान निकाल करके बताओ कि कितना होगा। तो फिर से सोचना यहाँ पर, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तुमको हम भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि यस सर ये सब क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस का सब एक लाइन का क्वेश्चन होता है सर, और इसको एक लाइन में हल किया जा सकता है। कैसे, तो आप सोचो कि सर ये बन रहा है 30, तो ये कितना बन जाएगा 60, और ये कितना है 90, तो 30 के सामने 1, तो 1 यूनिट का मान कितना 50 √3। सोचो बाबू 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान कितना, आपको किसका मान चाहिए, इसका ना। तो बताओ 90 के सामने कितना होता है 2, तो हमको चाहिए कितना यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 50 √3 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू तो 2 से इसमें गुना करो, तो 50 दूनी के √3। अरे बोलो बाबू हो पाया ये नहीं हो पाया। अगर आपसे पूछता बाबू कि इसका मान बताओ, किसका मान बताओ, तो बताओ 30 के सामने कितना, एक। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे हम, एक लाइन में किसी चीज को ऐसा ही नहीं लगा देने का है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मंथन। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अरे बोलो, जब तक मंथन और प्रैक्टिस ना किया जाए सर, तो एक लाइन में आंसर हल नहीं हो सकता। फिर तो फिर 10वें वाला नियम ठीक है सर, है ना। फिर तो 10वें वाला, यहां पहले मंथन कर लो बाबू कि बताओ ये 100 √3 निकला, पता चला कैसे निकला। अब बताओ अगर इसका वैल्यू पूछ देता तब से कहते 30 यूनिट के सामने 1, तो सोचो बाबू 1 यूनिट का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है 50 √3, तो आपको 60 के सामने वाला भुजा चाहिए ना। 60 के सामने वाला क्या होता है √3, तो हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए √3 यूनिट। तो √3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो √3 से उधर भी गुना करना पड़ेगा, और जैसे तुम √3 से गुना करोगे तो एक √3 पहले से है और एक √3 और जाएगा, तो √3 में √3 से गुना होगा तो सिंगल 3, और 50 दिया के 150। इसको याद रखना है कि 150 भी बोला जा सकता है। क्लियर है, ये कितना हो गया सर, तो 150। क्लियर है, क्लियर है। अभी तक हमारा 1:15 और 1:15 में अंतर नहीं पता चलता है कि 1:15 बज गया, 1:15 बज गया, तो पूछेंगे बोलना भैया कितना बजे कितना मिनट, सही है 1:15। अरे 1:15 होले है, बोलो भैया 1:45 हो गया, 1:15 हो गया, 2:45 हो गया, 2:15 हो गया, 2:15 2:45। अरे कह, और जे हमको 2:15 2:45 का के टाइम बुलाया कि 2:45 बजे आना है, तो सीधे या तो 3 बजे जीवे या तो 2:30 बजे जीवे, काहे कि हमरा पत्ते नहीं चले थे कि 2:45 केकरा कहा है 3 से। बस ये जान रहे हैं कि 2 के बाद जाना है और 3 बजे से पहले चले जाना है बस। ओ 2:45 भैया तोरी ही है 2:45 का, तो क्या किया जाए। तब अलग अलग भाषा बताओ, इसको 1:30 कहने में कौन सा शर्म है, अनर्थ हो जाएगा, धरती घूरना बंद कर देगा, कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ा जाएगा, चंद्रमा से सूरज की दूरी बढ़ जाएगा। 1:30 कह देंगे था, ऐसा कोई मैटर नहीं, लेकिन काहेला मजाल है आदमी बोले कि 1:30 है। शर्म से नहीं, डर से नहीं बोलेगा कि अगला आदमी क्या कह देगा कि लूर न है, तो जखनी 3:30 बोलता है तखनी तू बड़ा लूरगर है, 4:30 बोलता है तखनी तू लूरगर है, और ये 1:30 बोल देगा तो तुरंत पूरा लूर धेज पर सवाल खड़ा हो जाएगा ना, पूरा चाल चलित्र पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि तू क्या पढ़ता था रे चुट्टा। तो
कोई दिक्कत नहीं है। कह देना कि आजकल जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका कोई एड़ी चोटी नहीं है, जने समाने तने से हम लोग खाली क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 1.5, आज के बाद क्या बोलना है 1.5। कितनों कुछ कहे लड़ाई कर लो, बोलो कि हम कौन नजरिए से एक 1.5 कहिए, लेकिन तुमको 1 लाख कारण देंगे कि इसको 1.5 क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3.5 कहा जाता है, 4.5 कहा जाता है, 150 कहा जाता है, 150 क्यों नहीं कहा जा सकता है? 1,500 होता है ना जी, 1250, 12.5 रुपया, इस 150 का ही नहीं हो सकता है। हो सकता है एकदम लड़ाई कर लेना है, लाठी डंटा मार धार सब कर लेना है, और बाद मेरे पास चले आना कि अब ना कुछ हो तो सर अब जो हो ले से हो गलो। बताइए तीनों भुजा निकल पाया सर? अभी सोचो कितना आसान बात है सर, इस चीज को रेशियो लिख लिया ना तुम लोग। देखो यहां पर सोचो कि सर अगर मान लो बाय द वे आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा, और ये वाला एंगल थोड़ा आप फूक दियो, ई वाला एंगल कितना डिग्री है? देखिए वो अलग से 90 बन है। ई कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? तो अगर हम कहते हैं बाबू कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, कितना डिग्री है? और मजाक कर देते हैं कि ये वाला वैल्यू बताओ 40√2 मीटर है, कितना मीटर है? हमको शेष दोनों भुजा निकाल करके बताओ क्या निकाला जा सकता है सर? एकक लाइन का हो जाएगा सर। जब ई 45 मास्टर साहब तो ई भी कितना? अरे बोलो बाबू। तो 45 के सामने एक, तो 1 यूनिट का मान 40√2, तो 45 के सामने एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40√2। और फिर से वही बात है कि तुम बचपन वाला हाल करो कि ऐसे पूरा ऐसे करके और ओकर बात करने का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी बात करना है सर कि ये 90 है। ये क्या है? 45 के सामने एक, 45 के सामने एक, 90 के सामने। तो जब 1 यूनिट का मान 40√2 है, सोचो 1 यूनिट का मान, किसका मान? 1 यूनिट का मान कितना मान है? 40√2। तो बताओ बाबू कि तुमसे कितना यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है? √2 यूनिट का ना बाबू। तो बताओ ना बाबू √2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 40√2 और गुने का √2। बताओ √2 में √2 से गुना करो, सिंगल 2, और 40 दूनी के 80, यानी खटाक से इस वैल्यू का मान, इस भुजा का मान कितना निकल गया सर? तो 80। बोलो यस या नो? अरे बोलो यस या नो? क्या कोनो तकलीफ है? नहीं? तो आओ उछाल मार करके हम पहला क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं तुमको, और इस क्वेश्चन का मान बताओ। और ये क्लास 10 का ही हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ बाबू कि इस क्वेश्चन को कैसे तुम सॉल्व करोगे। तब तुमको कहना पड़ेगा कि सर, कहता है जब एक खंबा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। क्या बोले? जब एक खंबा की छाया की लंबाई इसके ऊंचाई के बराबर होती है, तब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। तो जितना खंबा का ऊंचाई उतना ही छाया की लंबाई। तो बताओ बाबू ई भुजा बराबर। तो अभी पीछे बता करके आ रहे थे कि ई भुजा और ई भुजा कहां 45 है ना, ई भुजा और ई भुजा बराबर। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी क्या होगा सर? तो बताओ बाबू कि इसके सामने का, देखो ना बाबू यहां करा कि ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भुजा जब बराबर, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी आपस में क्या होगा? ऐसा दो कोण बताओ कि जिसका जोड़ने के बाद 90 हो जाए, क्योंकि ये अकेला 90 है। तो 45 और 45 और 90 100। बताओ बाबू कि ये कोण भी कितना बनेगा और ये कोण भी कितना बनेगा? बताओ कहीं दिखता है क्या सर? कहां हल करने की जरूरत पड़ा? सब क्वेश्चन कहा ना कि जितना खंबा का ऊंचाई और उतना ही छाया की ऊंचाई। अगर खंबा का ऊंचाई 100 मीटर तो छाया का भी ऊंचाई, और ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो 100:100, 100 से 100 कट गलो 1 अनुपात। मास्टर पढ़ा क्या आया? 1 के सामने 45 और 1 के सामने, क्योंकि पिछलका पेजवा में बता के आए थे 45 के सामने 1, 45 के सामने। तो ये पेजवा में कम से कम इतना तो सीख जाओ कि 1 के सामने 45, 1 के सामने 45। बोलो यस या नो सर? तो बताओ 1 के सामने 45 और 1 के सामने 45। बताओ बाबू सूर्य का उन्नयन कोण यहीं पर ना बनेगा? कितना डिग्री बनेगा? लगा कि क्वेश्चन में हाथ लगाने की जरूरत है सर? कहीं कहां गए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कहां गया पी, कहां गया बी? हम लोगों को कोई वास्ता नहीं। क्वेश्चन देखेंगे आंसर लगाएंगे, एकदम बस ध्यान इतना ही रखना है। क्वेश्चन देखेंगे आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन देखना आंसर लगाना। ले टिपलियो दूसरा का क्वेश्चन, तोरा लग रहा होगा कि आरिफ सर मजाक कर रहे हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, कहीं हाथ लगाने की जरूरत नहीं है सर। कहता यदि एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है, खंभा ऊपरे, खंभा बोले तो ऊपरे। आजकल लेकवन खंभा एगो अलग नाम रखा है। खंभा मतलब लेकवन का दारू के बोतल, खंभा कोडवर्ड में बतिया ले हथिन होलिया में, खंभा बचल हो मतलब दारू के बोतल उतल बचल हो, ओकरे खंभा नाम रखा है।
सोचो इसका समय अनुसार कईयक नाम इसका बदलते चला गया। दारू, मदिरा, सोमरस। सोमरस इसी का नाम है, सोमरस। पहले सोमरस कहा जाता था, फिर मदिरा कहा लगा, दारू अब तो वाइन। अब दारू पिए ना, ड्रिंकिंग करने जा रहे हैं। इज्जत बचाओ, शब्दों में इज्जत बच जाता है, शब्द का इस्तेमाल कर लोगे इज्जत बच जाएगा, है ना। जैसे कि कह दो बेरोजगार लड़का है, तो लड़का अगर दारू पीता खाता है, ऐसे है तो वैसे है तो पीता है तो पियक्कड़ है। अब एकदम साक्षात रूही लड़का का नौकरी लग जाए और जैसे आज करता था वैसे कल भी करे। पहले तो पीता था, पियक्कड़ था, लेकिन अब ड्रिंकिंग करता है। क्या क्या सीबीएसई वाला लड़का हो गया ना, नौकरी चाकरी हो गया, थोड़ा इज्जत से बोलो। तो क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है, और वैसे पियक्कड़ है। देखो खाली बाबू उन नौकरी में वो तासीर है, इसीलिए ज्यादा झोल झाल में नहीं। शिक्षा का मतलब संस्कार नहीं होता है। आज का डेट में जैसा समाज बनाया है, तो शिक्षा का मतलब पैसा, शिक्षा का मतलब पैसा। अरे बाबू संस्कार आदमी को कहीं से भी मिल जाता है ना। माँ बाप भी दे देता है, भाई बहन, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है, तुमको संस्कार दे देगा। लेकिन ऐसा शिक्षा किस काम का जिसको माँ बाप को दूगो रोटी ना दे पावे। मूर्ख बनाया जाता है तुम लोग को। अभी 12 किए हो ना, ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लोगों ने, वो 3-4 साल तुमको मूर्ख बनाया जाएगा कि तुम नौकरी चौकरी इतना दिन ना खोजो, 4 साल अपन पढ़ाई में लगल रहो। और जब 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद जब तुम निकलोगे तो 4 रुपया का नौकरी नहीं ढूंढ पाओगे। लात मार के फेंक दो वसन शिक्षा कि जो 4 गो रोटी ना दे 4 साल मेहनत करे के बाद भी। बोलो गलत बात है कि सही बात है? अरे बाबू, अरे बीएससी कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता है? तो फार्म भरने का परमिशन मिल जाता है। फार्म भरने का, यूपीएससी का फार्म भर सकते हो, बीपीएससी का फार्म भर सकते हो, एसएससी सीजीएल का फार्म भर सकते हो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। 2 रोटी माँ बाप को खिला नहीं सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में माँ बाप तोरा पीछे 1 लाख खर्चा किया, तू 1 रोटी नहीं दे सकते हो शिक्षा के दम पे। मूर्ख बनाने का तरह तरह तरीका बनाया गया। वो भी हमारा मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 3 साल की डिग्री 5-5 साल में देगा। दिया है बाबू। दीदी का ग्रेजुएशन फाइनल हुआ रे? नहीं हुआ है अभी तक। बेचारी अभी तक दौड़े धूपे कर रही है कि अभी फार्म भराना है, तभी ऑनलाइन करना है, तो ऑफलाइन करना है। 5 साल हो गए एडमिशन करवेला। 3 साल का कोर्स, 5 साल में भी डिग्री नहीं दिया। 3 साल वैसे बर्बाद किया शिक्षा के नाम पे, और 2 साल बोनस में। कहाँ जाओगे? भाग के किधर जाएगा किधर? अंत में एकदम ऐसा फरफरा के आदमी एकदम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जिसके मन में नौकरी का चाहत है, वो पूरा जवानी बर्बाद कर देता है केवल इसलिए कि हमको लेना है क्या? नौकरी। 30 साल, 31 साल, 32 साल तक उम्र तक लगल रहता है ना आदमी बाबू, पूरा जवानी बर्बाद कर देता है केवल और केवल एक काम को करने के लिए। वो क्या है? नौकरी। और सरकार नौकरी से भागने के लिए तरह तरह का उपाय लगाती है कि तोरा हम नौकरी ना दो। अभी तू पढ़ाई लिखाई करो उधर 4 साल, 4 साल अभी उधरे रहो, 4 साल तक तू चिल्लाएगा नहीं। बात समझ में आया? अब वो बात जब चिल्लाएगा तो कहते हैं कि अच्छा 1 साल सेशन लेट कर दो, 1 साल चुप रहेगा इसे, तब तक चुनाव आ जाएगा, बहाली निकालेंगे, चुनाव का भी काम हो जाएगा, लेखन के भी काम हो जाएगा। अभी सोचो बिहार में 58,000 के आसपास बहाली है चुनाव तक, ठीक है। एक पहले सब शांत था। बिहार पुलिस का अभी ज्वाइनिंग लिया है, फिर से बिहार पुलिस का बहाली दिया है ना, दिया है ना। फिर अभी ओकर बादो देगा, कब तक? जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक। ओकर बाद तो ऐसा गद गिराएगा ना बाबू। सोचो अभी एग्जाम लेने के लिए, अभी एनटीपीसी का, अभी रेलवे का एग्जाम था टेक्नीशियन का, एलपी का, ठीक ना। पीटी ले लिया, मेंस एग्जाम लेने के लिए डेट दिया, 19 और 20 तारीख को एग्जाम था, ठीक ना। लेकिन यहां से निकल भी गया। किसी का उड़ीसा एग्जाम है, किसी का बेंगलोर है, किसी का चेन्नई है, किसी का विशाखापट्टनम है, दूरी दूरी पर सेंटर है, 1200 किलोमीटर चल चल करके गया है। और जब सेंटर पे जा रहा तो पता चल रहा कि एग्जाम कैंसिल हो गया। एक जगह से दूसरे जगह जाए में, यहां से जैसे मान लो कि विशाखापट्टनम कोई गया है तो उसको जाने में खर्चा है 2000 रुपया, और आने में खर्चा है 2000 रुपया। खाना पीना छोड़ दो, अभी बीच में 1 दिन रेस्ट कहीं लेगा तो उसका भी गाड़ी भाड़ा, रूम रेंट देना पड़ेगा। मैंने कि 6-7 हजार रुपया लेकर बर्बाद किया, और गया और सेंटर से घूम करके चले आया। और सरकार एगो नोटिफिकेशन निकाल दी कि एग्जाम स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कहला तो टेक्निकल इशू हो गया, वो उतना कह के चुप हो गया। जो बच्चा गया है उस बच्चे से पूछो कि अभी जो गया है सो लौट नहीं पाया है, अभी उधर ही है। एग्जाम कैंसिल दे दिया, सरकार नोटिफिकेशन दे दिया, सब शांत हो गया उधर। लेकिन अभी अफरा तफरी में है। अब फिर आएगा और फिर 10 दिन बाद डेट निकालेगा, अब फिर लेकिन जाएगा। कोई बात नहीं है, लेकिन को केवल और केवल फ्रस्ट्रेट करना चाहती है सरकार कि इतना दौड़ाओ कि जिंदा रहने को ही जिंदगी समझे। क्यों बाबू?
गया से लड़कन उठ करके और जा सकता है चेन्नई या बेंगलोर एग्जाम देने। क्या गया से बच्चा पटना नहीं जा सकता था? उसका सेंटर पटना में नहीं रखा जा सकता था? आए, रखा जा सकता था कि नहीं? या और भी नजदीकी शहर था, रखा जा सकता था। तो कहां भेज देगा उठा करके? तो जाओ चेन्नई, जाओ गोवा, जाओ दिल्ली, जाओ मुंबई, जाओ महाराष्ट्र। कहेगा तो लैकन दबेने से थक के 3 दिन के ट्रेन के सफर तय करके जब जाएगा ना, तो ओकर हालत ऐसी गंभीर रहेगा, वो कितने लिखेगा एग्जाम? कितने लिखेगा एग्जाम? ट्रेन का सफर यहाँ से बैठ करके पटना गई होगी और पटना से आई होगी, हालत खराब हो गया होगा 3 घंटा के सफर में। लग रहा होगा कखनी कुदक जिए। सोचो 18-18, 20-20 घंटा, 22-22 घंटा लेकर ट्रेन पे बैठ करके सफर करके एग्जाम देने जाएगा। खड़ा होकर के जाएगा, लटक के जाएगा, गेट पे बैठ के जाएगा, ऊपर ट्रेन पे बैठ करके जाएगा। अब बताओ को किस लेवल का एग्जाम लिखेगा बाबू? लैकन को केवल और केवल ये सब छांटने का तरीका सरकार अपनाती है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बच्चा पढ़े, कोई भी सरकार नहीं चाहती है, चाहे कितना भी सरकार तुम बदल लो, कोई भी देश का नागरिक को कोई पढ़ने लिखने नहीं देना चाहता है। कोई नहीं। कहा कि तुम पढ़ लिख लोगे तो नौकरी मांगोगे, मांगोगे ना, तुरंत रोड पे जाकर के आंदोलन करोगे कि नौकरी दो, बहाली दो, ये लो, वो लो, वैसे लो, वैसे लो। तुम पढ़वे नहीं करोगे तो जाओ चपड़ा उठा करके मट्टी काटो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पूरा धर के पूरा खेत कोड़ते रहो दिन भर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक कलम उठा लोगे तो 10 गो सवाल कर देगा तुमसे आदमी। सरकार भी वही चाहती है। बात समझ में आया? तो ये सब परेशानी देखो कितना करता है सरकार। अभी मेरा दोस्त लोग कैगो गया हुआ है एग्जाम देना, अभी लौटा तक नहीं है बेचारा, पहुंचवे किया है अब उधर से लौटेगा आज 21 है ना, हाँ तो आज लौटेगा उधर से, चला होगा। और सरकार सब यहाँ निपटा करके रख दे कि अब कुछ ना हो तो भैया। चलो ध्यान देना, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है एक खंभा की ऊंचाई कितना मीटर है बाबू? ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, ए बबनी, ऊंचाई हाइट कितना दिया गया है? 6√3 मीटर। आगे पढ़ोगे तो कहता है छाया की लंबाई 6 मीटर है। वाह वाह, छाया की लंबाई क्या मीटर? तब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। उन्नयन कोण ईठियां बनतो की ईठियां? ईठ थीटा का मान पूछ रहा है, बताओ कैसे बनाओगे? हे रे बबनी, बताओ बाबू कि हम बता करके आए हैं कि एक कोण अगर 30 बने, देखो 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 अनुपात, एक कोण कितना बने? 60, एक कोण कितना बने? 90। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तब 90 के सामने 2। ए बाबू इसका और इसका दोनों का अनुपात निकालो, तो लिखोगे 6√3 अनुपात 6। 6 से 6 कट गलो तो क्या बचलो? √3 अनुपात 1। ये रेशियो इस भुजा का है और ये रेशियो इस भुजा का है। तो बताओ बाबू इसका अनुपात निकल करके कितना बन गया? √3। और इसका अनुपात निकल करके कितना बन गया? कहां झोले बाबू? √3 के सामने, अरे √3 के सामने और 1 के सामने 30। तो बताओ ई वाला कोण कितना बन जाएगा और ई वाला कोण कितना बन जाएगा? तो कहता सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा सर। बोलो बात क्लियर हो पाया? तो आपको ऐसा लग रहा है ना सर कि अगर ये वाला रेशियो को केवल याद रखा जाए, ये वाला रेशियो को केवल याद रखा जाए, तो बाबू हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ धरा हुआ है ये नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर क्लिक करेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां है सर? एक यहां है और दूसरा यहां। और ये दोनों रेशियो को याद रखना, 45 45 90 1 1 √2, 30 60 90 1 √3 और 2। बोलो बात क्लियर है सर? आज जो अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन पर हम फिर से भरोसा तुमको दिलाना चाहते हैं। देखो बाबू क्या कहता है। कहता है एक पेड़ की लंबाई, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, एक अनुपात कितना है? √3। एक पेड़ है और इसकी छाया की लंबाई और ये दोनों का अनुपात दिया गया है। तब कहता है बाबू सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कितना से? ये थीटा पूछ रहा है आपसे, बताओ बाबू। कहता है एक पेड़ की लंबाई कितना दिया गया है, यानी लंबाई कितना दिया गया है और किसका लंबाई और किसका? पेड़ की लंबाई और उसकी छाया, ये दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 1/1/√3। तो देखो तो √3 इधर से इधर आ सकता है सर, तो ये कितना हो जाएगा? √3 अनुपात कितना बच जाएगा? बताओ लंबाई कितना हो गया? √3 लंबाई कितना हो गया? तब छाया कितना हो गया? 1। तो बताओ बाबू √3 के सामने क्या होता है और 1 के सामने क्या होता है? तो उन्नयन कौन पूछ रहा है, यानी ये ना पूछ रहा। तो √3 जब ये बन गया तो इसके सामने वाला 60 डिग्री दिख रहा है क्या ऑप्शन में सर? यस सर। कहां दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी। है ना सर आसान बात, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चैप्टर को तुम्हारे सामने हम उठा करके रखेंगे,
विश्वास उठ जाएगा उस चैप्टर से कि सर मैथ सच में कैलकुलेशन करने का चीज नहीं है। मैथ जो है बाबू वो सोचने का और समझने का चीज है और कॉन्सेप्ट को पकड़ने का चीज है। ऐसा थोड़ा है कि हम इतना दुबार पाता रहिए तो खाए ला नहीं मिले, हमरा खाए ला भी मिला है, अब खूब खेवो करिए लेकिन मोटा नहीं सकते हैं, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, है ना। और मैथ पे, प्रत्येक मैथ पे चिंतित होने की जरूरत है तुमको कि सर इसको कैसे सीधा सीधी हम हल कर लेंगे, कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से हम हल कर लेंगे। बोलो बात क्लियर हो गया? कोनो दिक्कत है तो क्या हार्ट एंड डिस्ट्रेस में तुम लोगों को बैठा करके बेंच पे आज हम भरोसा जताएं कि सर बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। बाकी कल क्या करना, कल नहीं परसों के क्लास में आना तो 10th, हाँ कल छुट्टी है तुम लोगों का, काम लगे ले घर नहीं रखते तुम लोगों को छुट्टी, लेकिन काम लगे ले टेंशन, एक दिन तो घर काम कर दिया है, ये कहेगा एकदम निठल्ला बेटा, खाली बस ला करके और ढिंगरा देना है घरे और बात करनी धरनी कुछ नहीं। जीवन में एक चीज हम अनुभव किए हैं, इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज है पैसा। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज है पैसा। और ये लड़कों से पूछो तो ज्यादा बताएगा। जिस समय तुम लोग अपना कलर पसंद करते हैं ना नखून पालिश के, उस उम्र में एक लड़कों पर एक बहन का जिम्मेदारी आ जाता है, एक घर का जिम्मेदारी आ जाता है। जिस समय एक लड़कियां कलर पसंद कर रही होती है नील पेंट का, कि सर ई वाला लेवे जाके दुकानवा में, की वाला लेवे की वाला लेवे, तब उसका दिमाग नाचते रहता है कि एक मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, उसको ब्याह करना है, शादी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये बात लड़कों से पूछो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है, तो कहेगा पैसा। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ये सब कुछ नहीं होता है बाबू। अगर पैसा है तुम्हारे पास तो ऐसे फेंकोगे तो इज्जत, तुम्हारा एक नोट फेंकेगा तो 10 नोट के बराबर इज्जत लौट जाएगा उधर से। बात समझ में आया? लेकिन याद रखना कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और अगर जिस दिन तुमको एहसास होने लगेगा कि हम अपने आप को गरीब फील करने लगे हैं, और गरीबी वो खतरनाक चीज है कि सबसे पहले तुम्हारा सामाजिक पतन कर देता है। तुमको आदमी के पास जाने में डर लगने लगेगा, तुमको समाज में जाने में डर लगने लगेगा, तुमको किसी के पास बैठने में डर लगने लगेगा, खराब लगने लगेगा। गरीबी वो चीज है कि सबसे पहला चीज इंसान का सामाजिक पतन कर देता है, तुमको समाज से दूर कर देगा। बात समझ में आया? गरीबी वो चीज होता है और वो समाज तुमको उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही समाज बाद में भले ही ताना मार दे तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक गरीबी की वजह से हमारे पास नहीं आना चाह रहा है, या एक गरीबी की वजह से उस समाज में नहीं बैठना चाह रहा। वो पकड़ करके मजाल नहीं है कि तुमको लेकर के चले आएगा कि बैठो बाबू दिन बुरा है संभल जाएगा, नहीं, मुस्कुरा कर चल देता तू। और किसी भी इंसान का दिन बुरा पता है कब होता है? जब बुरा दिन का शुरुआत हो जाता है तब नहीं होता है, जब ये बात लोगों को पता चल जाता है कि फलानवा का भी बुरा दिन चल रहा है, तब तुम्हारा वास्तविकता में बुरा दिन शुरू हो जाता है। तुम एक टाइम अगर नहीं खाओ ना और किसी को नहीं पता लगे तो कोई इंसान कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम एक टाइम खा लो और लोगों को पता चल जाए कि आज भूखले है, खाना नहीं था इसके यहाँ, समाज का ताना देखो, लोगों का ताना देखो, है ना, उसका बिहेव देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे दरवाजे पर जाना नहीं चाहेगा। लेकिन तुम भूखले हो, बोलो कि मेरे पास बहुत कुछ है, खाए हैं, पिए हैं, मस्त हैं, सबको आएगा जाएगा। लेकिन तुम कह दो किसी को भरपेट खाना खा के, और खाली बोल दो ना कि मेरे पास आज खाना नहीं था इसलिए खाना नहीं बना, खाए ला बनावे ला कुछ नहीं था इसलिए नहीं खा पाए, सुबेरे से तुम्हारे चौखट पे आदमी जाना बंद कर देगा। ये वही समाज है जिसको हम लोग कहते हैं कि समाज में जिएंगे। रख के ऐसा समाज को वैसन मारो ना कि गोल के एकदम बाहर चल जाए, गोलकीपर के भी बाहर चल जाए, एकदम एकदम रख के वैसन लात मार देना है, ठीक है। और वो सब के सब कब हो सकता है सर? जब तुम्हारे पैर पे तुम खुद से खड़ा हो जाओगे तब मार सकते हो, अन्यथा ऐसे नहीं मार सकते हो। किसी इंसान को किसी चीज का विरोध कर देने का मतलब है बाबू कि बहुत साहस चाहिए तुमको, है ना, यूं ही विरोध नहीं कर सकते हो। तुमको कहने के लिए कि ये मैथ गलत है सर, यानी इस मैथ को गलत केवल कहने के लिए पूरा इसको साहस चाहिए, इसका पूरा नॉलेज चाहिए तुमको, तब ना तुम कह सकते हो कि ये मैथ क्या है सर, गलत है। कि ऐसी उठलिए पठलिए कह दे कि मैथ गलत है सर, तो ये सही बात नहीं है। किसी चीज को विरोध करने के लिए उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए तुमको, तब किसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। बात समझ में आया? क्लियर है? तो सामाजिक पतन कर देता है, गरीबी वो चीज है। और गरीबी से एकमात्र निकलने का एक ही उपाय है शिक्षा। और शिक्षा कभी भी ग्रहण करना है तो ये मत सोचना कि मेरे अंदर संस्कार भरा जा रहा है तो हम सामाजिक प्राणी बन जाएंगे, समाज में अच्छा से जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा का एक मतलब याद रखना तुम लोगों को, तुम लोग जिस समाज में और जिस जनरेशन में जी रहे हो, शिक्षा का मतलब एक ही बात है कि सर हम अपने आप को कैसे सफल बना करके पैसा कमाएंगे।
ध्यान रखना है इस बात को। हम इस शिक्षा से कैसा बुद्धि डेवलप करेंगे सर कि आने वाला समय में पैसा कमाएंगे। वरना अगर जिसको लगता है कि शिक्षा से संस्कार है तो वो सुबह में बैच नहीं आएगा, वो रात में फिर मेरे पास आएगा, उसको संस्कार बैठा बैठा के खूब सिखाएंगे। ठीक है, तो उस संस्कार से केवल वो संस्कार सीख सकता है, पैसा नहीं कमा सकता है। बोलो बात क्लियर है सर? तो याद रखना, हमेशा दिमाग में खटकाना इस बात। हम अपने सारे बच्चों को ये बात आजकल सिखाना शुरू कर दिए हैं कि जब तक कहावत सही था तब तक सही था, अब कहावत ये सही नहीं रहा। हम फील किए हैं उस चीज़ को, और एक शिक्षक होने के नाते हमको एक पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि जो मेरे ऊपर गुजरा है वो बच्चों को तो हम नहीं गुजरने देंगे उसके ऊपर, कि तुमको शिक्षा कैसे ग्रहण करना है। हम तो शिक्षा ग्रहण किए कि समाज का सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज समाज रख करके लात मार दिया कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ना वैसे प्लास्टर करवाओ ना, मैं थोड़ा सा भी करवाओ, दिवाले करवाओ।